जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सहर फातिमा। नाज़रीन हेल्थ टॉक में हम इश्यूज़ पर बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, और आज यहां पर मौजूद है हमारे साथ सैमरोज से इनका ताल्लुक है डॉक्टर मुनीर हुसैन फसवाला। इनसे दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां आजकल ज़्यादा इन हैं और किन किन से रिलेटेड जो लोग हैं वो इनके पास अपनी बीमारियों को आकर डिस्कस करते हैं। सर सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप सर? वरहमतुल्लाह। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे यहाँ दो तीन चीज़ें बहुत बढ़ रही है, तेज़ी जी। से बढ़ रही है। एक तो शुगर, डायबिटीज़। हम्म। पाकिस्तान डायबिटीज़ की एपिडेमिक पे खड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा खाने का बिल्कुल स्टाइल चेंज हो गया है। फास्ट फूड, वर्जिश है नहीं, हर चीज़ ऑटोमेटिक हो गई है और लोग समझते नहीं हैं। हर कोई चिप्स खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, कौरमे, निहारी, तेल। मैं तो कहता हूँ तेल का महंगा होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं तो अपने बहुत सारे मरीज़ जिनके घर में तंबू किस्म के लोग होते हैं, मैं कहता हूँ दो चीज़ें रखो ही नहीं। एक तो तेल नहीं रखो और चीनी नहीं रखो घर में, ना होगी बांस ना बजेगी बांसुरी। सही। इसके अलावा सर हमारे जो मैं आपसे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, जो ये डायबिटिक इश्यूज हैं ये जेनेटिक भी होते हैं? जी हाँ, जेनेटिक खाने के अलावा ये जेनेटिक खाने भी के होते अलावा जेनेटिक भी होते हैं। जी। और ये कि मेंडेलियन ट्रेट कहते हैं जेनेटिक्स, वो मेंडेलियन ट्रेट को फॉलो करते हैं। तो जेनेटिक होते हैं, ऑटो इम्यून होते हैं। यानी जिस तरह गठिया का मर्ज है, टेढ़ा हो जाते हैं उंगलियां, इस तरह डायबिटीज भी बहुत सारी सूरतों में ऑटो इम्यून होती है। आदमी का दिफा अपनी चीज पे हमला करता है, वो नहीं समझते मेरी अपनी चीज है, उस पर भी दवाई आ गई है। तो सर जब ये किसी को डायबिटीज पेशेंट, कोई डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसको किन चीज़ों से परहेज सबसे पहले करना चाहिए, ये बताइएगा सबसे पहले तो। पहले बात तो खाने में एतदाल रखें, बहुत ज़्यादा ना खाएं। देखिए रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक तिहाई पेट खाली रखो। इस पर इंसान अमल कर ले तो बहुत सारी मसाइल से बच जाएगा। फिर रमज़ान में आ रहा है, उसमें हम रोज़े रखते हैं। रोज़े बहुत ही बाबरकत चीज़ है, लेकिन हम कबाड़ा कर देते हैं इफ्तार पे। पकोड़े, समोसे, तली हुई चीज़ें। तो मीनिंग आइडियल तो ये है कि इफ्तार लाइट करें, सलाद से कर लें, या फ्रूट खा लें थोड़ा सा, जूस वगैरह ना पिए। तो इफ्तार में सारा हम मामला उल्टा कर देते हैं, हालांकि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अब मगरिब के अंदर तो लोग पागलों की तरह फास्टिंग करते हैं। हम रोज़ा बोलते हैं, वो फास्टिंग बोलते हैं, और इंतहाई पागलों की तरह करते हैं। और उसमें साबित इबादत से ज्यादा तैयारी जो है खाने पीने की तैयारी पर लगती है। हाँ, वो नहीं होनी चाहिए, इबादत होनी चाहिए। सही कहा आपने। सर तो अगर ये जो मतलब डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो एक नॉर्मल इंसान है, उसको कैसे किस तरह पता चलता है कि उसको डायबिटिक हो गया, उसे अब टेस्ट करवाना चाहिए? बाज़ लोग का जो है ना वज़न गिरना शुरू हो जाता है, बाज़ और मोटे हो जाते हैं, पेशाब बहुत आएगा, है ना, आँख में धुंधलापन आएगा, कमज़ोरी होगी, नकाहट होगी, बार बार इंसान बीमार होगा, इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है। डायबिटीज़ में फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, लोगों की डिस्क प्रोलैप्स कर जाती है। तो ये सब चीज़ें हो, अगर इंसान का वज़न वैसे ही ज़्यादा है और उसको किसी किस्म की ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो शुगर चेक करानी चाहिए। वैसे भी 6 महीने में एक दफ़ा कराने में कोई मुज़ायका नहीं है। सर कौन सी एज के लोग जो है वो ज़्यादा मुतासर होते हैं इस बीमारी से? अमूमन मिडल एज। आजकल के बच्चे भी हो रहे हैं ना, कि ये फ्राइज खाते हैं, पिज़्ज़ा, एकदम हद से ज़्यादा वो तेल वाली चीज़ें खाते हैं। ये ब्रोस का चक्कर निकला हुआ है। जब हम बच्चे थे तो हमने कोई फ्राइज का नाम सिरे से नहीं सुना था, ना ब्रोस को कोई तस्वुर भी नहीं था, ना पिज़्ज़ा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सब आजकल बच्चों में भी होने लगा है। 15-16 साल के बच्चे डायबिटिक आ रहे हैं। सर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको अक्सर हमने देखा है कि जॉइंट इश्यूज भी होते हैं, जॉइंट में प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉइंट के पेन्स होते हैं, तो इसके बारे में भी बताइए। जी, डायबिटीज़ देखें जनरलाइज डिसऑर्डर है। ये मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़ भी और माइक्रोवेस्कुलर भी है। इसके अलावा चूँकि जो हमारा सिस्टम है पूरा, वो इसको कहते हैं ग्लूकोटॉक्सिसिटी, शुगर की टॉक्सिसिटी। तो फिर हर चीज़ को मुतासर करेगी, जोर को भी, दिल को भी, गुर्दे को भी, दिमाग को भी, पट्ठों को भी। कमज़ोरी होगी, जैसे ये जोड़ है जी। तो इतनी मजबूती नहीं रहेगी उसमें, ज़रा सी चोट पे ये बहुत नुकसान हो सकता है। अच्छा सर, डायबिटीज़ की टाइप्स भी हैं, मतलब ब्लड में भी होती है, यूरिन में भी होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। डायबिटिक टाइप 1 एंड टाइप 2 होती है।
वो इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब ये बड़ा उसका भी गुडमुड हो गया डेफिनेशन, क्योंकि पहले हम कहते रहे टाइप 1 सिर्फ बच्चों में होती है और टाइप 2 आगे होती है, लेकिन ऐसा अब नहीं रहा है ना। तो ये कि टाइप 1 के अंदर इंसुलिन देनी पड़ती है और टाइप 2 में ज़रूरी नहीं है। सर तो बेहतर क्या होता है, मेडिकेशन या फिर इंसुलिन ज़्यादा बेहतर है? देखिए, अगर माइल्ड डायबिटीज़ है तो लाइफस्टाइल अगर रिवर्स करेगा तो उसमें मेटफॉर्मिन है, मैं ब्रांड नेम तो नहीं लूँगा क्योंकि गैर अखलाकी है। मेटफॉर्मिन है, सीटाग्लिप्टिन है, विडाग्लिप्टिन है, बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं और इतनी अच्छी दवाई आई है, जैसे एम्पिक्लोफाजिन है, ये शुगर की दवाई है, लेकिन इसका कार्डियक में इतना अच्छा रोल निकला है कि अगर किसी को शुगर ना भी हो तो भी कार्डियक में दी जाती है। अब एक दवा आई है सीमाग्लूटाइड, तो अब ये कि इसका इतना अच्छा रोल है वेट रिडक्शन में। अगर डायबिटीज़ ना भी हो तो बच्चों में अब 15 साल के बच्चों की उम्र तक में FDA ने इसको अप्रूव कर लिया है फॉर वेट रिडक्शन, ओबिसिटी। तो उसमें यह है कि जहाँ इंसुलिन की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर लगाएं। हमारे यहाँ लोग बहुत ही घबराते हैं कि आदत हो जाएगी। मैं कहता हूँ यार ये तो अजीब बात कर रहे हो, आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालो, इसको हंटर मारो कि भाई पेट्रोल की आदत हो जाएगी गाड़ी को। तो ये इस किस्म की बात करते हैं लोग, ना समझे की बातें करते हैं। अच्छा सर, अक्सर हमने देखा है और हमेशा ऐसे ही होता था कि पहले जो बर्थ होती थी तो उसमें शुगर जो टेस्ट है वो ज़रूरी नहीं होता था, लेकिन अब मस्ट है शुगर टेस्ट करवाना, डायबिटिक टेस्ट करवाना, बच्चे का भी और माँ का भी। तो इस हवाले से भी बताइएगा। अब एक जैसे प्रेगनेंसी में बाद लोग की शुगर आउट हो जाती है, इसको कहते हैं बेबी शुगर, गेस्टेशनल डायबिटीज़। अब जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है ना, उनको चांस होता है कि आगे जाके इनको ओवर्ट यानी हकीकतन डायबिटिक ना हो जाए। तो उसमें बच्चे का शुगर ये इसलिए चेक करते हैं कि उस वक्त जो है ना, क्योंकि अगर माँ डायबिटिक है या गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो एट बर्थ बाद में बच्चे का शुगर ढस करके गिर जाता है, वो ख़तरनाक होता है। तो इसलिए वो चेक करते हैं। इसको फीटल हाइपोग्लाइसीमिया और फिर पेरीनेटल नेटल ये आप सब करना पड़ता है। अच्छा सर, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको ऐसा होता है कि अगर कोई चोट लग जाए तो वो जख्म उनका सही नहीं होता है। जाहिर बात है, उनकी देखना, मैंने कहा ना मैक्रोवेस्कुलर डिजीज भी है और माइक्रोवेस्कुलर भी है। हमारी सर्कुलेशन खराब हो जाएगी ना। अब या अगर हमारे ये जैसे अगर ये मेरे पैर की उंगली है या हाथ की उंगली है, सर्कुलेशन पूरी नहीं आ रही है तो उस पर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में बहुत, और दूसरी दफ़ा सुन्न हो जाते हैं पैर, ठोकर लग गई मालूम भी नहीं चलता, दर्द नहीं होता ज़्यादा, तो वो सूज रहा होता है, पीप जमा हो रहा होता है, वो बड़ा खतरनाक सिनेरियो होता है ना। जैसे मगरिब के अंदर डायबिटिक फुट हो जाए तो लाजमी दाखिल करते हैं और लाजमी 2 एंटीबायोटिक भी डालते हैं। हमारे यहाँ तो चूंकि सिस्टम नहीं है, बट दैट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको एडमिशन लाजमी होता है। तो सर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो ऑपरेशन होते हुए भी बड़ा एहतियात करना पड़ता होगा। बिल्कुल एहतियात करना पड़ता है। किस तरीके से करते हैं, स्टिचेस वगैरह ज़ाहिर होते होंगे, में इन्फेक्शन होने के बड़े चांसेस होते हैं जी, और हीलिंग भी टाइम इंक्रीज हो जाता है। इन्फेक्शन होगा शुगर बढ़ेगी, है ना, शुगर बढ़ेगी इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, एक खराब विशियस साइकिल बन जाता है ना, उसको ब्रेक करना होता है। तो अगर सर एक बंदे की जो है वो एक मरीज की शुगर ज़्यादा ही आ रही है तो और ऑपरेट करना भी ज़रूरी है, तो उसमें फिर क्या करते हैं वो आप? तो उस वक्त हो जाते हैं, उसी वक्त इंसुलिन से कंट्रोल हो जाती है 1-2 दिनों में। और सर जो दीगर इशूज़ पर, दीगर बीमारियों पर अगर बात करें तो आजकल कौन सी जो ज़्यादा बीमारियां हैं, जैसे कि मौसम एकदम से चेंज हुआ है, कभी ठंडा है कभी गर्म है, रात में हल्की सी खुनकी हो जाती है, तो ऐसे में कौन से पेशेंट्स हैं जो ज़्यादा बीमारियों में आते हैं? उसमें जिनको रिएक्टिव एयरवे डिजीज होती है, एस्थमेटिक्स वगैरह होते हैं, उनमें आती, जो स्मोकर होते हैं उनमें आती है, वो अपने फेफड़े को तबाह कर रहे होते हैं ना। आप समझे कि अगर जैसे ये स्मोकर है ना, तो इसको आप 3 महीने का बलगम निकालेंगे ना, इतना काला बलगम जमा होगा। आप सोचे फेफड़े की हालत अंदर क्या होती है। अब लोग नहीं मानते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, वो बड़ी अजीब बातें करते हैं कि मैं सिगरेट तो पीता हूँ लेकिन अंदर नहीं लेता हूँ। तो फिर लोग रियलाइज नहीं करते जब, और सिगरेट स्मोकिंग इतना नुकसानदेह है कि लोग कहते हैं फेफड़े का कैंसर तो क्या, ये मसाने का भी बहुत कैंसर करती है, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल। और बाद में ये कि जब अब ये पहले हमें नहीं मालूम था कि ये नज़ला जो कह देते हैं ठंडे मौसम में अब साबित हो गया है कि जब बहुत चिली एटमॉस्फेयर हो ना तो वो उसकी डिफेंस
नेजल और म्यूकोसिलियरी सिस्टम की खराब थोड़ी इम्पेयर हो जाती है। वो एंडोवेसिकुलर एक थियरी आई है, उसमें वाकई इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म है। बहुत ठंड में क्यों नज़ला होता है। पहले तो हम कहते थे ये ओल्ड वाइफ टेल, यू नो, दादी अम्मा नानी अम्मा की कहानी किससे है, लेकिन ये सच्ची बात निकली। सर आजकल हमने देखा है कि लोगों में कोलेस्ट्रॉल बड़ा पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड हमें कुछ बताइएगा। कोलेस्ट्रॉल कौन सी बीमारियां जो कोलेस्ट्रॉल से लाहक हो जाती हैं? कोलेस्ट्रॉल तो देखें ज़्यादा होगा तो शरीयानें सारी ख़राब होगी, दिल की, दिमाग की, गुर्दे की, हाथों पैरों की। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगी, अमराज कल्ब हो गए, जिसमें फिर हमें हार्ट अटैक होने का खतरा होता है, फालिज होने का खतरा होता है। और बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं तो ये लुबलुबा होता है, लुबलुबा इन्फ्लेम हो जाता है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हाई हो तो 1000 से ऊपर चले जाएं, उसमें बड़ा चांस होता है कि लुबलुबा इन्फ्लेम हो जाएगा और वो बड़ा ख़तरनाक दर्द होता है। और उसके जो आवारिस है वो भी बहुत ही ख़राब होते हैं। तो ये जो शुगर होती है ये आपके हार्ट पे भी इफेक्ट करती है और साथ साथ आपकी किडनीज पर भी इफेक्ट करती है। देखें, आँख जाएगी गुर्दा जाएगा जी। अगर आँख खराब हुई तो लाजमी गुर्दा भी खराब हो गया होगा। ये पैरेलल चलता है, साइड बाय साइड। गुर्दा खराब है तो लाजमी आई में भी लीकेज हो रही है। तो ये राइट, ये नुकसान करती है और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और बड़ी तादाद में अगर लोग नहीं इसको ख्याल करेंगे तो आगे से आके बड़ी तादाद में लोग डायलिसिस पे जाएंगे और फिर हार्ट वीक हो जाता है। जब हार्ट कमज़ोर हो जाए तो बाथरूम जाते जाते भी सांस फूल जाएगा। तो डायबिटीज़ इज़ नॉट अ जोक, तो लोगों को सीरियसली लेना चाहिए। बीमारियों का बादशाह मानी जाती है कि लेकिन उसमें ये कि सिंपल सी चीज़ है, आदमी अपना वजन कंट्रोल करे, खाने में एतदाल रखें, बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। लोग खाने भी बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, कि अगर हमें 2000 कैलोरी की ज़रूरत है तो वो 3000 कैलोरी तक का, तो 1000 कैलोरी जाएगी किधर? फैटी लिवर होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर ऊपर जाएगी, हर चीज़ तबाह होगी। ये सब का ख्याल रखना होता है। बिल्कुल। और डायबिटीज़ एजिंग करेगी बहुत ज़्यादा। सर अच्छा, हमने देखा है डायबिटिक पेशेंट्स आजकल जो है वो उनके जो वेट है वो गेन होना शुरू हो जाता है, तो ये मोटापा भी एक असल वजह हो जाती है। ओबेसिटी में कैंसर भी बढ़ जाता है। ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ कैंसर। मोटापा जो है ना, इसे एक टर्म है जिसे कहते हैं डिसमेटाबॉलिक सिंड्रोम। एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, शुगर आउट हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इस डिसमेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ही ख़राब होता है। उसमें अगर आपका जैसे लोग को समझ जाए व्हाट इज़ बॉडी मास इंडेक्स, BMI, तो किसी का भी BMI 30 से ऊपर जा रहा है तो खतरे की घंटी बज गई। अच्छा सर, आजकल हमने देखा है कि शुगर का जदीद इलाज आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं? बहुत महंगे इंजेक्शंस भी लगते हैं, तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? शुगर जड़ से ख़त्म क्यों नहीं होती है? शुगर देखें, अगर लुबलुबा इंसुलिन नहीं बना रहा है तो फिर उसको हेल्प करने के लिए हम दवाई देते हैं या बाहर से इंसुलिन देते हैं। अगर बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है तो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है अगर आदमी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, वर्जिश करें, खाने में एहतियात करें। एक चीज़ कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, किस खाने का कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जैसे खीरा ककड़ी है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, और निहारी है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। यानी आप समझे कि 1 किलो खीरा 1 छटांग निहारी के बराबर है। अब 1 छटांग निहारी कितना नुकसान करेगी? आप 1 किलो खीरा खा के पेट भर लें और छिलके के साथ खाएं। सर लेकिन शुगर ऐसी बीमारी है ना, इसमें तो कभी कभी परहेजी भी नहीं चलती है, मतलब आपने हर हाल में परहेज ही करना है, तो ऐसे पेशेंट्स क्या करें? नहीं, आप बहुत सारे खाने होते हैं जो आप खा सकते हैं। सब्जियां खाएं, दालें खाएं, एतदाल में खाएं। अगर बहुत ज्यादा खाना है, खीरा जैसे चावल सबसे पहले मना कर देते हैं। नहीं, मना नहीं करते हैं, 1 प्याला खा लें, स्टीम करके खा लें। सही। वरना अगर इस तरह चावल से होता तो सारी चीनी बंगाली मना और कर चीनी देते मर हैं। चीनी मना कर देते हैं सर। नहीं, आप देखें चाइना जाए, वहाँ मोटापा नहीं है था, आपको दिखेगा नहीं मोटे लोग। हाँ। तो वो स्टीम करके खाते हैं, उनका तेल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। फिर वर्जिश भी करते हैं, जाहिर बात है, दे डू एक्सरसाइज। सर जेनेटिक के अलावा जो है वो आजकल हमने देखा है टेंशन से भी बड़ी हो जाती है डायबिटीज, तो टेंशन, स्ट्रेस कैन कॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स। स्ट्रेस जो ना आपका इम्यून सिस्टम भी तबाह कर देगी। तो सर फिर इसके लिए क्या इलाज है, क्या करना चाहिए?
टेंशन तो आजकल वैसे ही बहुत है। नहीं, उसे कहते हैं, हर इंसान परेशान है, तो इसमें फिर क्या करें ऐसा? उसमें ये है कि आदमी जो है ना थोड़ा कूल डाउन होने की कोशिश करे, नंबर वन। नंबर टू, टेक्निक्स है, लाइक जैसे कहते हैं ट्रांसकरेंशियल रिलैक्सेशन। खामोश कमरे में बैठे हैं, या तो म्यूज़िक सुने, अगर नात कुरान मजीद का शौकीन है वो सुने। एंड फिर एक होती है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो हो सकती है। फिर आप CBT खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब सीखने वाली बातें हैं, इतना आसान नहीं है। एंड गो टू अ प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट, और सीधे साधा मैं तो कहता हूँ आधे घंटे के लिए बगीचे में चले जाओ। सर, एक्सरसाइज का भी रोल होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? बहुत, एक्सरसाइज का हर चीज़ में रोल है, खुशी में भी रोल है। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो खुशी भी महसूस होगी, इट हैज़ बीन प्रूवन। तो एक्सरसाइज तो बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे एज अ नेशन हमको बचपन से बच्चों की आदत करनी चाहिए एक्सरसाइज। सही। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक पर, दीगर इश्यूज़ पर भी बात करेंगे, दीगर बीमारियां भी डिस्कस करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू डॉक्टर साहब के साथ जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ बात हो रही है दीगर बीमारियों के हवाले से। अभी हमने डायबिटिक इश्यूज़ को डॉक्टर साहब से जो है वो डिस्कस किया है, मज़ीद भी उनसे बात करेंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा आपको बताते चलें सैमरोज़ हॉस्पिटल का जो रोल है उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करते चलें कि सैमरोज़ हॉस्पिटल जो है वो गुज़िश्ता 19 सालों से सेहत की देखभाल की खदमात फराम कर रहा है, और ऐसे में जिसमें बड़ों का ICU भी है, 8 बिस्तरों वाला बमा, 2 वेंटिलेटर मुकम्मल तौर पर, 9 मौलूद बच्चों का NICU भी है, जबकि 23 इंक्यूबेटर्स हैं, वेंटिलेटर है 7, जबकि बड़े बच्चों का ICU भी है, 2 वेंटिलेटर्स भी वहाँ मौजूद हैं, जबकि 20 बिस्तरों वाले प्राइवेट रूम भी शामिल हैं वहाँ पर, जनरल वार्ड्स भी हैं वहाँ पर, जले हुओं का भी वार्ड वहाँ पर मौजूद है, और 24/7 जो है वो एक्सीडेंट और इमरजेंसी भी वहाँ पर मौजूद है। इस बारे में भी डॉक्टर साहब से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त काविश है सैमरोज़ हॉस्पिटल की, तो थोड़ा सा इस बारे में भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमें डिफाइन करें। जी, सैमरोज़ हॉस्पिटल में बहुत इन्होंने अच्छा सिस्टम बनाया है ना। अभी जैसे मैं जीरियाट्रिशियन हूँ, उम्र रसीदा लोगों का डॉक्टर होते हैं, जीरियाट्रिक्स का भी एक शोबा है जिसमें हम उम्र रसीदा लोगों के सारे मसाइल देखते हैं। आदमी भूल जाता है, अल्जाइमर्स डिजीज है, याददाश्त चली जाती है, हार्ट के प्रॉब्लम्स है, हार्ट की रिदम आउट हो जाती है, बड़ों जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन बड़ी उम्र के लोगों में बहुत कॉमन है, हार्ट फेलियर बहुत कॉमन है, आउट कंट्रोल डायबिटीज़ है, हाथ पैर कट जाते हैं, उसकी मैनेजमेंट है, चलने फिरने में बड़े लोगों को उसमें लोकोमोटिव सारे फिजिकल थेरेपी का डिपार्टमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं ब्लड का भी डॉक्टर हूँ तो उसमें सारा मैनेज करते हैं। बच्चों में जो खून की बीमारियाँ होती हैं जी, तो मैनेजेबल हो जाती है। तो सैमरोज़ हॉस्पिटल का बहुत बड़ा अच्छा रोल है इसके अंदर, वो काफ़ी आगे तरीके से जा रहे हैं। तो और 19 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर गरीब आदमी जब मेरे पास आएगा तो मैं अपनी फ़ीस में इसको 75% डिस्काउंट दे दूँगा, बिकॉज यू नो उनको भी तो, गरीबों को भी तो जिंदा रहना है ना, तो वी हैव टू हेल्प देम आउट। अच्छा सर, जैसे कि आपने खून के इश्यूज की बात की, तो थैलेसीमिया का इशू आजकल बहुत ज़्यादा लाहक हो रहा है, तो ये किस उम्र के बच्चों को जो है वो ज़्यादा होता है? खून की कमी भी हो जाती है, खून पतला हो जाता है? पैदाइशी है जी, असल में, दोनों माँ बाप की तरफ से वो जीन इनहेरिट करते हैं। थैलेसीमिया होता है, मेजर होता है, माइनर होता है, इंटरमीडिया होता है, फिर अल्फा थैलेसीमिया होता है, बीटा थैलेसीमिया होता है। तो अभी जैसे इसमें शादी से पहले खून की स्क्रीनिंग होनी चाहिए ना, सीधा सीधा MCV चेक करते हैं, अगर वो नीचे आता है ना 80 से, तो फिर देखते हैं कि कहीं थैलेसीमिया ट्रेट या कुछ तो नहीं है, तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो ये ज़रूरी है पहले से। जैसे ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ तकरीबन थैलेसीमिया ख़त्म हो गया ना, क्योंकि शादी से पहले चेक कर लेते हैं, फिर मशवरा दे देते हैं होने वाले को कि भाई देखो ना करो तो अच्छा है। 99% एक तरह से इस्तिखारा हो गया सर कि शादी करनी सही है या नहीं है। हाँ, तो 99% लोग मान जाते हैं, तो वो एलिमिनेट कर चुके हैं अच्छी हद तक थैलेसीमिया। तो सर पाकिस्तान में इसके मतलब इस तरफ अभी तक ज्यादातर किसी ने बात नहीं की है। जी, और वो सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, कहते बस वो करना है तो करना है, तो देन दे डोंट वांट टू लिसन। तो सर इससे किस तरह मतलब काबू पाया जा सकता है इस थैलेसीमिया पे, अगर किसी को होनी चाहिए, और पहले से जो है ना शादी से पहले स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सर तो ये खत्म नहीं होता? अगर हो जाए तो अब खत्म होने के चांसेस बढ़ गए। दुनिया में होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, वो भी बास इंडिकेशन में। हमारे यहाँ कुछ ऐसी कोई चीज़ें कामयाब नहीं है कहीं पे भी, और बहुत ही महंगा काम है, सिस्टम चाहिए। वी डोंट हैव इन ऑनेस्टी, इन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं है यहाँ पे। वाले कोई कुछ भी दावे करें,
लेकिन ग्राउंड रियलिटी में नहीं है। एक अर्थ हमें बहुत बड़ा एक प्रोग्राम इनिशिएट करना चाहिए एज अ कंट्री। हो सकते हैं, हमारे पास वसाइल हैं, लोगों हमारे की पास अवेयरनेस के लिए बड़ा बहुत जरूरी है अच्छे ये डॉक्टर प्रोग्राम। हैं जो बाहर से आ सकते जी। हैं। और मैं भी खुद इस फील्ड में हूँ, मैं खुद भी ये काम कर सकता हूँ। लेकिन ये दूसरा थैलेसीमिया में जो है ना, खून की कमी से मौत नहीं होती, मौत होती है आयरन डिपोजिशन से। हम जितनी दफ़ा खून चढ़ाते हैं तो खून टूटता है, फिर आयरन उसका जमा होता जाता है बॉडी में, वो आयरन जान ले लेता है अमूमन। दैट इज द 85% ऑफ द कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन थैलेसीमिया इज आयरन डिपोजिशन। तो सर आप समझते हैं इसका इलाज अभी तक? नहीं, इलाज करते हैं आयरन मगर महंगा डिपोजिशन के बहुत लिए। है, मतलब हर कोई नहीं करवा नहीं, आप कह रहे हैं ना खत्म करना। जी। थैलेसीमिया पूरा मैनेजेबल है। अब बहुत सारे लोग जो पूरा इसको फॉलो करते हैं उनके बच्चे तकरीबन रीजनेबल जिंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं ना खत्म होना, जी बिल्कुल तो ऐसे ही। उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। अब जीन टेक्नोलॉजी पे बात आ जाती है, जीन स्विचिंग पे, तो अमेरिका में इस पे बहुत काम हो रहा है। इस तरह अमेरिका में थैलेसीमिया से ज्यादा सिकल सेल एनीमिया है जो ब्लैक लोगों में ज्यादा है, उस पे भी काम हो रहा है। तो इन्होंने काफी सक्सेसफुल आगे गए हैं ये लोग। सर तो ऐसे कपल्स में मतलब सारे ही बच्चों में ये बीमारी होती है या किसी एक बच्चे में ही होती है उसके बाद खत्म वो हो जाती है? डिपेंड करता है, अमूमन 25% बच्चों में हो जाएगी, 25% बच्चों में हो जाएगी। मतलब उनके जितने बच्चे होते रहेंगे उनमें ये बीमारी होगी? बीमारी हो जाएगी, कोई कैरियर होगा, किसी को होगी। अच्छा, तो सर मतलब आप क्या समझते हैं ये खत्म हो सकती है बच्चों के अंदर, अगर बच्चों में हो जाए तो? यही मैं कह रहा हूँ ना, इसका फिर वो आगे जीन एडिटिंग वगैरह आ रही है ना, जीन टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो जैसे ही ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो आप वो जीन स्विच कर देंगे। सर अमूमन हमने देखा है कि बीमारियां लगती भी हैं, तो क्या थैलेसीमिया कोई ऐसी बीमारी है जो लगती है? नहीं, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं बस होता। जेनेटिक है ये जो? हाँ, सवाल ही उसका लगने पर्स। वाली बीमारी नहीं है, ठीक है। लगने वाली बीमारी नहीं। और सर अगर ब्लड डिसऑर्डर पे अगर मैं बात करूं तो ब्लड डिसऑर्डर वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं? खून का पतला हो जाना, खून का गाढ़ा हो जाना, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें ये ब्लड डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं? देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्रें बढ़ती है किसी भी इंसान की, तो वो उसके खून थोड़ा सा गाढ़ा होने का अंदेशा होता है, इसे प्रोथ्रोम्बोटिक टेंडेंसी कहते हैं ना। और बाकी जैसे खून पतला होना, तो मैं नहीं बोलूँगा खून पतला होना, लेकिन एक खून की क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आता है, इसे कहते हैं हीमोफीलिया। ये भी जेनेटिक होता है। जैसे रशिया का जार था तो बड़ी इस पे पीछे रास्पुतिन की कहानी थी, उसके बच्चे को था हीमोफीलिया। तो ये हीमोफीलिया भी इसके सिलसिले बहुत, उसमें फिर फैक्टर्स लगाने पड़ते हैं। बाकी जो है ना, अभी डेंगू जैसे बीमारी है उसमें प्लेटलेट काउंट गिर जाता है। अब हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा बेटो बगैर किसी रीज़न के भी डेंगू में फालतू के प्लेटलेट चढ़ा दिए जाते हैं ना, तो वो इसका भी एक एल्गोरिदम है, किस वक्त चढ़ाना चाहिए, किस वक्त नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन जितने चढ़ाए जाते हैं 90% अननेसेसरी होते हैं ना, और अननेसेसरी चढ़ाना उल्टा नुकसानदेह होता है बहुत। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये अवेयरनेस हो। डेंगू भी मच्छर से होता है, एक मच्छर होता है जिसपे ये पैर पे सफ़ेद सफ़ेद धारी होती है ना, इसको कहते हैं एडिस इजिप्टी। तो डेंगू की भी 4 सब टाइप्स हैं। अगर एक से हुआ उसकी तो इम्यूनिटी हो जाएगी, लेकिन वो 3 से अभी भी नहीं हुआ है तो 3 से दोबारा डेंगू हो सकता है, और जब रिकरेंट डेंगू होता है तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। अब डेंगू की वैक्सीन तो आ गई है, अफ्रीका में आ गई है, अफ्रीका में लगाई जाती है। उसमें भी एहतियात की ज़रूरत है। उसमें डेंगू के पहले टेस्ट किया जाता है, जिसको पहले डेंगू की हो चुका हो या उसकी जो है ना ब्लड के अंदर हम उसके टेस्ट करते हैं एंटीबॉडी वगैरह, तो उसमें अगर वो पॉजिटिव आता है उसी बच्चे को डेंगू का वैक्सीन लगाया जाता है। जिसको कभी डेंगू नहीं हुआ उसको लगाते नहीं है, क्योंकि अगर डेंगू वैक्सीन होने के बाद डेंगू हुआ तो बहुत ही ख़राब डेंगू होता है। ये सारी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन अफ्रीका में आ चुका है। सर अफ्रीका में मलेरिया का वैक्सीन भी आ गया है। मलेरिया से भी खून बहुत टूटता है, एनीमिया हो जाता है, इसे कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। और फिर एक और एनीमिया की ताल्लुक है, जैसे कहते हैं G6PD। ये G6PD की जीन तकरीबन आप समझें दुनिया में बहुत ही कॉमन है, लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं है। ये मेडिटेरेनियन बेल्ट को ज़्यादा मुतासिर करती है। अच्छा सर, जो दीगर बुखार होते हैं, जैसे आपने मलेरिया की बात की, डेंगू की बात की, तो मलेरिया और डेंगू में क्या डिफरेंस है?
ये भी बताइएगा। डेंगू जो है ना एक वायरस है, मलेरिया प्रोटोजोआल इन्फेक्शन है ना। तो मलेरिया जो है ना एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो से लगता है। और मलेरिया की भी 5 किस्में हैं, प्लाज्मोडियम मलेरी, ओवेल, वाइवेक्स, फेल्सीपेरम, और 5वीं भी डिस्कवर हो गई नॉलेसी, ये बंदरों से ट्रांसमिट बहुत दफा हो जाता है। तो इसमें कि मलेरिया इतने खतरनाक है कि अब ये पहले ज़माने हम क्लोरोक्विन यूज़ करते थे, बहुत ही मशहूर दवा होती थी। उसका मैं नाम ले लूँगा कि उसमें कोई अब ब्रांड का कोई वैल्यू नहीं है। रेसोचिन पूरी दुनिया जानती है। तो क्लोरोक्विन, एमिडोक्विन और फिर हेलोफेंट्रीन और ये सब यूज़ होती थी, लेकिन इससे मलेरिया का जरासीम, मलेरिया का बग जो है ना, ये प्लाज्मोडिया रेजिस्टेंट हो गया है। अब ये बड़ा खतरनाक सिनेरियो है। अगर जैसे टाइफाइड भी बहुत रेजिस्टेंट हो गया पाकिस्तान में। पहले तो टाइफाइड में एक ही दवाई काम कर जाती थी, मसाइल नहीं थे। मलेरिया में भी ये खतरा अब आ रहा है। मलेरिया कंट्रोल होना चाहिए। मॉस्किटो कंट्रोल सबसे बेहतर चीज़ है। मॉस्किटो कंट्रोल, आप मॉस्किटो कंट्रोल कर लें तो मलेरिया नहीं होगा। तो इस पे हमें काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मलेरिया से अभी भी हमारे यहाँ काफ़ी अमवात होती है। सर डेंगू की तरह मलेरिया में भी जो है प्लेटलेट्स कम होते हैं? जी, मलेरिया में भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन टूटता है, आरबीसी टूटेगा, हीमोग्लोबिन कम होगा। मलेरिया जाके पैरासाइट आरबीसी में बैठता है, वहाँ ग्रो करता है, आरबीसी टूटेगा। तो ये बहुत ही इसको हमारे को कंट्रोल करना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए इसकी। पहले ज़माने में ये स्प्रे होते थे हेलीकॉप्टर से और बीजीटी एंड वेरियस अदर थिंग्स। अब ये मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की रेडिकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। अच्छा सर, डेंगू फीवर की अगर अलामात की बात की जाए तो इनकी अलामात में क्या क्या आती हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस वक्त ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं उन पेशेंट्स में? डेंगू फीवर का देखें इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये, और उसमें भी अलामात जो होते हैं ना, बहुत शदीद सर दर्द होगा, तेज़ बुखार होगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन यानी आंखों के पीछे दर्द होगा, बहुत शदीद कमर का दर्द होगा, वेरी सीवियर। इसी को अफ्रीका में कहते थे बोन ब्रेकिंग फीवर। तो उसमें ये कि और उसके फीवर बाद दफ़ा बाईफेसिक होता है। पहले बुखार हुआ, ख़त्म हुआ, और थोड़े दिन, एक दो दिन वापस तेज़ बुखार होगा। तो ये अलामात है। तो उसमें ये कि ये इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस है, फिर वो एक NS1 एंटीजन होता है। इसके अलावा डेंगू में फिर IgG, IgM के टेस्ट होते हैं। तो अच्छे किसी डॉक्टर को दिखाएं, और अगर उसको आए तो आप उसमें ये कि हम तो क्लिनिकली देखते हैं, अगर उसमें सिनेरियो में फिट हो रहा होता है तो ये टेस्ट हो जाते हैं। और इसका असल में डेंगू का ज़्यादा इलाज है नहीं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामोल दे सकते हैं, जिसको बाज़ ममालिक में पैरासीटामोल बोलते हैं, बाज़ में एसिटामाइनोफेन बोलते हैं। फार्मूला बता रहा हूँ जी। तो उसमें एक अपना हाइड्रेशन अच्छा रखे। तो डेंगू में 2-3 चीज़ें होती है, डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो उसमें फिर अच्छे ICU की ज़रूरत होती है, क्योंकि और उसमें अगर अच्छी तरह से इलाज किया जाए तो फिर मॉर्टेलिटी यानी मौत 0.5% से भी कम हो जाती है, अगर अच्छी तरह से इसको मैनेज किया जाए तो। वरना फिर अगर ना मैनेज हो तो फिर अमवात के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर सर किसी डायबिटिक पेशेंट को डेंगू हो जाता है, ये तो वही बात ज़्यादा खराब है। डायबिटिक में डेंगू ज़्यादा खराब होता है, ये साबित हो चुका है इंटरनेशनली। तो सर यकीनन इसमें जान को भी खतरा होता होगा। डायबिटीज जान को खतरा तो वैसे भी डेंगू में होता है। उसमें चंद % लोगों डेंगू बड़ा शदीद होता है, तो जिन लोगों को शदीद होता है फिर इनकी जान को खतरा होता है। सर प्लेटलेट्स की अगर बात की जाए तो कितने प्लेटलेट्स अमूमन लोगों में होने चाहिए? देखिए, प्लेटलेट की जो नॉर्मल वैल्यू है 1.5 लाख से 4 लाख है। अमूमन अगर आपके प्लेटलेट 20,000 से ऊपर है तो अमूमन इतना कोई खतरा होता नहीं है। अब डेंगू में देखिए, ये टेक्निकल बातें हैं। अब मैं अवाम उन्नास में ये बात कर तो रहा हूँ, लेकिन देखिए हम डेंगू में असूलन जो है ना, प्लेटलेट 10,000 काउंट से नीचे जाए तभी चढ़ाने की ज़रूरत होती है, वो भी अगर क्लिनिकली इंडिकेटेड है। नहीं है तो फालतू का ना चढ़ाएं। तो इसके लिए फिर बार बार CBC करवाना भी लाजमी होता है? हाँ, वो उसको मॉनिटर करना पड़ता है। जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग के बगैर तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि आपके प्लेटलेट्स कितने कम हैं। गुड हेमेटोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड एंड अ क्लिनिशियन ऑन बोर्ड।
तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए, एक अच्छा सही। क्लिनिशियन, एक अच्छा हेमेटोलॉजिस्ट। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है। अक्सर अस्पतालों में हेमेटोलॉजिस्ट सिरे से नहीं होता है, और उसमें फिर ये मसाइल आते हैं। तो बाज़ एक बड़े बड़े अभी नामी गिरामी बंदे थे, इनका बड़े बड़े अस्पताल और इंस्टीट्यूट थे, वो गए थे, सैलाब ददगान में आए, इंतकाल कर गए, शायद डेंगू से ही किया है इन्होंने। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि बारिशों जब मौसम होता है तो उसमें ये ज़्यादातर होता है। वो डेंगू का जो ठीक है ना, ये मॉस्किटो है, वो जी। बारिश साफ पानी में होता है। गंदे पानी वाला एनोफिलिस होता है, और ये जो है ना एडिस इजिप्टी साफ पानी वाली होता है। तो सर अब फिर ये जब डेंगू मच्छर नहीं का- होता तो फिर मलेरिया हो जाता है। हमें- होता मच्छर से ही है। हमें हर चीज का कंट्रोल हाँ, करना चाहिए ना। बिल्कुल, ऐसे ही। ये साफ पानी वाला मच्छर है ना, चिकनगुनिया भी करता है, और भी करते हैं वायरसेस, तो और भी वायरस ट्रांसमिट करता है। अब चिकनगुनिया में बड़ा शदीद जोड़ों में दर्द होता है, और बाद दफा लोगों को महीनों तक रहता है उसका दर्द, चिकनगुनिया का। ऐसे ही। सही। ठीक है सर, गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद करेंगे। मैं हूं सहर फातमा। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर हुसैन फसवाला साहब। बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू इनसे जारी है, बीमारियों के बारे में बात करें, और यहाँ पे भी हम जिक्र करते चलें सैम्ब्रोज़ हॉस्पिटल का। सैम्ब्रोज़ हॉस्पिटल के बारे में सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ दी जा रही हैं, और कौन कौन सी दीगर बीमारियों पर जो इलाज है वो वहाँ ज़्यादातर किया जा रहा है? सैमरोन हॉस्पिटल ऑलमोस्ट एक फुल सर्विस फैसिलिटी है। इंटरनल मेडिसिन, जीरियाट्रिक्स में उम्र रसीदा लोगों का स्पेशलिस्ट हो, और इसके अलावा हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, खून और कैंसर का मैं डील करता हूँ, डिसेबिलिटीज़ और इन्फेक्शस डिजीज़। जैसे इन्फेक्शस डिजीज़ में पोलियो आ जाता है ना, ये मलेरिया भी आ जाता है, डेंगू भी आ जाता है, टीबी भी आ जाती है, मंकी पॉक्स भी आ जाता है। उसमें सारा मैं मैनेज कर देता हूँ। उसमें सैम्ब्रोज़ हॉस्पिटल का बहुत आगे आगे किरदार है। और स्पेशलिटीज़ है, पीडियाट्रिक्स है, OB-GYN है, बहुत अच्छा रोल है। अच्छी अच्छी ऑब्स्टेट्रिशियंस बैठती है, गायनाकोलॉजिस्ट, बहुत नामी ग्रामी पीडियाट्रिशियंस बैठते हैं, बच्चों के डॉक्टर, जी, है ना। इसके अलावा बहुत अच्छी तादाद में यहाँ आई के डॉक्टर बैठते हैं, जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बड़ा अच्छा आई का काम करते हैं। ENT के डॉक्टर बैठते हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त है, फुल सर्विस फैसिलिटी है। ICU मौजूद है, जिम्मेदारी से काम होता है। और हमारी एक जो हमारी ये मार्केटिंग की जो इंचार्ज है, मिस सना मोहसिन अली, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छा इन्होंने इस हॉस्पिटल को लेके, वो हमारे एक CEO साहब है, और जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी, नाम नहीं लूँगा, उनके साथ मिल के चल रही है। बहुत अच्छा रोल है। ठीक है सर। अगर ये 24/7 सर्विस जो आप लोग फराम कर रहे हैं, तो इसमें अगर कोई से भी बीमारी वाले जो पेशेंट्स हैं वो आ जाएं, तो इमरजेंसी में आप जैसे कि हार्ट पेशेंट ज़्यादातर आते हैं, या कोई भी दीगर बीमारियों में अगर आते हैं, तो उनको किस तरीके से फौरी इलाज आप लोग फराम करते हैं? ये हार्ट पेशेंट जब आते हैं ना, तो बेसिकली इसको एक तो वाइटल्स होते हैं, इसकी कार्डियक जो है ना, वो ट्रायज कहते हैं, पूरी दुनिया में उसे कहते हैं ट्रायज, यानी इसको मॉनिटर करके उसकी सीवियरिटी के हिसाब से डील किया जाता है। उसमें बेसिकली उसी वक्त ऑन द स्पॉट विद इन द सेकंड ECG होता है, फिर ब्लड टेस्ट होते हैं, हार्ट अटैक होता है, ट्रॉप होता है, फिर जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बेसिक चीज़ें फ़ौरन की जाती है, और फ़ौरन दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि मज़ीद हार्ट अटैक को प्रोपोगेट होने से रोका जाए। तो उसकी मैनेजमेंट होती है। अगर फिर भी अगर बहुत सीवियर केस है, हम जानते हैं कि ये फुल MI की तरफ जा रहा है, तो फिर हम इसको टर्शरी केयर सेंटर भेज देते हैं। जैसे हमारे मुल्क का बड़ा नामवर इदारा है कार्डियो, NICVD, माशाल्लाह बड़ी अच्छी खिदमत देता है, और तकरीबन काफ़ी 99% ट्रांसपेरेंट इदारा है। तो मैं तो वहाँ भेज देता हूँ कि उसमें वहाँ कमर्शियलिज्म नहीं है और ईमानदारी से काम होता है, तो वहीं भेज देता हूँ। सर, फार्मेसी मेडिसिन की अगर बात की जाए, तो आप लोगों की एक ज़बरदस्त काविश है कि आप लोग फार्मेसी मेडिसिन जो है वो घर भी पहुंचाते हैं। तो ये आइडिया किस तरह आया? अमूमन देखा नहीं हमने कि इस तरीके से हॉस्पिटल में होता हमारे है। उम्र रसीदा लोग हैं, जैसे मैं जीरियाट्रिशियन हूँ, बूढ़े लोग हैं, इनको नहीं समझ होती ना, उनको लोकोमोटर प्रॉब्लम होते हैं, घुटनों में दर्द होता है, चल नहीं सकते, बाद दफा पैरालाइज्ड होते हैं, पालिज होता है, तो घर पे पहुंचाना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आजकल की ट्रैफिक, बिल्कुल ऐसे उम्र रसीदा आदमी या अलोन आदमी इंसान जो है ना, वो नहीं मैनेज कर पाता। तो एक बहुत बड़ी काविश है कि घर पे जो है ना, सैम्ब्रोज़ हॉस्पिटल
और ईसा लैब के ज़रिए पूरी इनका बहुत बड़ा सिस्टम है। तो वो घर पे पहुंचाते हैं और ईमानदारी से ओरिजिनल कॉस्ट 1 रुपया ऊपर नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा मैनेजेबल जगह है ये इसमें। एंड इट्स अ वेरी गुड सर्विस प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ द पीपल ऑफ कराची एंड बियॉन्ड। ये इनका सिस्टम कराची से बाहर भी काम करता है। और सर एम्बुलेंसेज की अगर बात की जाए तो 24/7 एम्बुलेंस सर्विस भी आप लोग फराम करते हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि एम्बुलेंस सर्विस बहुत ज़रूरी होती है। कि देखें, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बात हो एक चौक पे ही आदमी 1 घंटे के लिए फंस जाता है। ऐसे ही आजकल ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक बहुत है, बहुत ट्रैफिक है, मीनिंग अनमैनेजेबल ट्रैफिक है। तो एम्बुलेंस सर्विस और अच्छा EMS इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम और अच्छे पैरामेडिक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि सैमरोज हॉस्पिटल इसको अरेंज करता है। तो सर अगर सैमरोज हॉस्पिटल के ICUs वगैरह की बात की जाए, वेंटिलेटर्स की बात की जाए, तो इस फैसिलिटी में आप किस तरह प्रोवाइड करते हैं? उसमें सब किसी को भी ICU की ज़रूरत होती है तो हम इसको तरीके से जो बिल्कुल इमरजेंसी केयर दे के ले लाते हैं और वहाँ ICU में एडमिट करके प्रॉपर प्रोटोकॉल, प्रॉपर ट्रीटमेंट, कार्डियक मॉनिटर्स, ऑल इमरजेंसी मेडिकेशन, ICU नर्सेस, ICU स्टाफ, ICU टीम के तहत तो किया जाता है। ठीक है। और सर अगर बात की जाए बच्चों की, तो बच्चों के किस तरीके से इलाज किया जाता है? बच्चों की बीमारियां भी होती हैं अमूमन, तो किस तरीके से सैमरोज हॉस्पिटल बच्चों के लिए अपनी काविशें कर रहा है? जी, बच्चों के लिए पूरा एक सिस्टम मौजूद है। NICU है पूरा ना, और उसमें इंक्यूबेटर्स भी है, वेंटिलेटर्स भी है, सब कुछ है। और वहाँ पे पूरी टीम है इस सिलसिले में। तो सैमरोज हॉस्पिटल कई ज़माने से ये काम कर रहा है, अभी से नहीं। ऑलमोस्ट लाइक लेट्स पुट इट लाइक 2 से 3 डेकेड से कर रहा है तकरीबन, और काफ़ी अच्छा नाम है और अच्छा काम होता है। तो साथ साथ अगर बात की जाए मैटरनिटी सर्विसेज की, तो वो भी आप लोग फराम करते हैं? जाहिर बात है, OBGYN में आता है ना। OBGYN में गायनाकोलॉजिस्ट, हमारे पास बहुत अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट है, वर्ल्ड क्लास। और स्किन स्पेशलिस्ट वगैरह भी आपके पास? डर्माटोलॉजिस्ट है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की डॉक्टर्स जो है वो आप लोग हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट हैं। सारा काम होता है। लोग अगर खूबसूरत बनना चाहते हैं तो PRP होती है, फेशियल लिफ्टिंग होती है, फिलर्स होते हैं, थ्रेडिंग होती है, तो उसमें सारे काम होते हैं। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में क्योंकि प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म होने वाला है, तो लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहेंगे सैमरोज हॉस्पिटल से रिलेटेड भी और दीगर इशूज़ पे भी अगर बात की जाए, तो कोई मैसेज ऐसा आप जो देना चाहें हमारे नाज़रीन को? बहुत सबसे बड़ा मैसेज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अपना लाइफस्टाइल बदलें, हेल्दियर लाइफस्टाइल अपनाएं, सिगरेट नोशी तुरक करें, छालिया, पान, गुटखा, तंबाकू, निस्वार, हुक्का, ऑल शीशा, ये सब मौत के जो ना सिनेरियोज हैं, ये सब बंद करें और तालीम हासिल करें। ख़ास तौर पे हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारी वैक्सीनेशन में बहुत बड़ा फेलियर है अभी भी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 वाहिद मुल्क है जहाँ पोलियो रह गया, पूरी दुनिया से रेडिकेट हो गया है। हमारे सारे हमसाया ममालिक से रेडिकेट हो गया, हम सिर्फ 2 लोग हैं। इसके अलावा ये इन्फेक्शस डिजीज TB, इतनी खतरनाक TB है, ड्रग रेजिस्टेंट TB, तो ये बहुत कॉमन है। ये अंडर द सरफेस इतनी कॉमन है आप सोच नहीं सकती। लेकिन बस तो ये हम सैमरोज हॉस्पिटल में कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस दें, इन सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट करें। अगर कोई आता है तो मेरी खिदमत हाजिर है, मैं 75% डिस्काउंट पे सबको देख लूँगा इसमें कोई, क्योंकि मेरा अकीदा है कि आप जो है ना वो अच्छी तरह से लेके चलें, ईमानदारी से लेके चलें। और वैसे भी हमें आप सारी उम्मत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। सर आपका बेहद शुक्रिया, आपने मेट्रो 1 न्यूज़ को और हेल्थ टॉक को आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये हैं डॉक्टर मुनीर फसवाला साहब और ये हमें बड़ी ब्रीफली इन्होंने जो है वो डिस्कस किया तमाम बीमारियों को। हम इनका बेहद शुक्रिया अदा करेंगे। सैमरोज हॉस्पिटल का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इतनी ज़बरदस्त काविश, और सबसे अच्छी बात ये कि डॉक्टर साहब जो है वो 75% डिस्काउंट भी दे रहे हैं अपने तमाम मरीज़ों को। और इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हेल्थ टॉक को और इसकी हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।